एंड वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक इनिशिएटिव जिसमें मैं आपके सामने पीएससी 2025 यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो 2025 के मेंस क्वेश्चन पेपर हुए थे उन सबको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसी सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऐसे का सेक्शन ए का पार्ट, जहां हमने चारों ऐसे जो पार्ट 1 के 4 एसेस थे उनको डिसाइफर किया था, उनके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे सेक्शन बी को, जहां बचे हुए 4 जो हमारे पास एसेस थे जो आए थे यूपीएससी एग्जाम में, उनको हम डिसाइफर करेंगे और उसमें एनालिसिस करेंगे क्या उसमें हम लिख सकते थे। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं वो 100% परफेक्ट आपके लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य नहीं होगा। ठीक है, इस साल का पहला क्वेश्चन भी था ट्रूथ हैज नो कलर। तो वैसे ही मैं जब आपको ये चीजें बता रहा हूं तो ये एक डायमेंशन है जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है, बट देयर आर मेनी अदर डायमेंशंस व्हिच यू कैन स्ट्राइक। आप पता लगा सकते हैं, आप खुद अपने नजरिए से लिख सकते हैं, तो गलत कुछ नहीं होगा। अगर आप उस पॉइंट को समझाने में कामयाब रहे तो आपको नंबर मिलेगा। चलिए बिना देरी किए हम हमारे आज के पहले ऐसे को समझते हैं। लास्ट में हमने देखा था सेक्शन ए के ट्रूथ नो नो कलर। ठीक है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, गॉड फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन। ठीक है, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बेटर एक्सपीरियंसेस। आज हम जानते हैं हमारा अगला ऐसे जो कि है 5th ऐसे सेक्शन बी का पार्ट 1। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। हिंदी में बोल सकते हैं कि जो छिछला पानी या गंदा पानी होता है, अगर आप उसे छोड़ दें वैसे ही तो कुछ समय में जो उसमें गंदगी है वो सेटल डाउन हो जाएगी एंड आप देखेंगे ऊपर में आपको फ्रेश वाटर या क्लियर वाटर मिलेगा। तो बेसिकली यही एक एक्सप्रेशन है। अब यहां से आपको क्या समझ में आता है? मडी वाटर यानी आप बोल सकते हैं कि वो हिस्सा जो धुंधला है, ठीक है, छिलछिला, इसे आप कैसे साफ कर सकते हैं? तो बाय रिस्ट्रेनिंग योरसेल्फ और बाय एनी कमिटमेंट। ठीक है, रिस्ट्रेनिंग योरसेल्फ फ्रॉम एनी कमिटमेंट। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि आपको इमीडिएट एक्शंस नहीं लेने हैं, खुद को रोकिए। आपने अगर वो एड देखा है 5 स्टार का, इसमें बोलता है डू नथिंग। ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार अपने प्रोफॉर्मा में आपको बताता हूं कि अगर मैं होता तो कौन कौन से डायमेंशंस को मैं कवर करता। तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर लिखा है क्या वो इन डायमेंशंस को कवर कर रहा है या इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, इन डायमेंशंस के आसपास घूम रहा है। तो सबसे पहले तो कोर आइडिया समझते हैं कि कोर आइडिया क्या है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो कोर आइडिया ये है कि जो ऐसे है वो टीच कर रहा है हमको रिस्ट्रेन, पेशेंस, ठीक है, एंड द विजडम ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। देखिए कई बार क्या होता है ना कि कई चीजों में अगर हम हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उस सिचुएशन को और एस्केलेट कर देती है। ठीक है, तो इट इज बेटर टू रिस्ट्रेन फ्रॉम सच सिचुएशंस व्हिच कैन बी एक्सकेलेटेड बाय योर इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स, इंटरफेरेंस जो उनके कारण प्रॉब्लम्स हमेशा, मतलब हम जब भी इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं तो कई बार प्रॉब्लम्स एस्केलेट हो जाती है। तो उनको, उनसे बचने के लिए, उसके रिजोल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंटरफेरेंस से बचना चाहिए। तो बेसिकली ये कोर आइडिया है कि यहाँ पे स्टैग्नेशन की बात हो रही है, स्टैग्नेट होना चाहिए, या बोल सकते हैं स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके काउंटर भी आएंगे कि क्या हर चीज के लिए आपको समय के साथ चीजों को छोड़ देने से सही रिजल्ट मिलेगा? तो नहीं, कुछ चीजों में आपको इमीडिएट और एटलीस्ट कोई रिएक्शन देना होगा, अदरवाइज वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए जानते हैं कि इनको किन किन डायमेंशंस में लिखा जा सकता था। देखिए सबसे पहले तो एक, आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसका परफॉर्मा के लिए इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जब भी इंट्रो की बात आए
इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं, तो ये जो लाइन है बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं मडी वाटर, ये है एक चाइनीज फिलोसफर, ये किसके द्वारा बोला गया है, ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है लाओ त्सु के द्वारा, एक चाइनीज फिलोसफर है उनके द्वारा बोला गया। ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी आंसर, मैंने इसको एनालाइज किया है, मैंने बहुत सारा इस रिसर्च किया है, इसलिए मैं ये बता पा रहा हूँ। पर आप जो है बेसिकली इसको इंट्रोडक्शन में ना, इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल कि लाओ त्सु जो है इन चाइनीज फिलोसफर है, इनकी ये स्टेटमेंट है कि मडी वाटर शुड बी लीव अलोन। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया कि बेसिकली क्या बोल रहा है, कहना ये चाह रहा है कि आपको बताना होगा कि जो मडी वाटर है इसको जब तक जितना भी आप इसमें पत्थर मारे, या आपने हिंदी कहावत सुनी होगी कीचड़ में आप पत्थर मारेंगे तो छींटे आप पे ही उड़ेंगे, तो बेसिकली वही कहानी है कि मडी वाटर को आप जितना छेड़ेंगे तो क्या होगा, वो और मर्कियर होगा। ठीक है, मर्कियर होगा यानी और ज्यादा ये खराब दिखेगा पानी। तो ये चीजें आपको इसके थ्रू बतानी होंगी। आइडिया कैसे आप बता सकते हैं, तो इंट्रो में इन चीजों को आप दिखा सकते हैं। फिर बारी आती है बॉडी कंटेंट के लिए। तो बॉडी कंटेंट में आप लिख सकते हैं फिलोसफिकल थॉट, ठीक है। फिलोसफिकल की बात जब हम करें तो फिलोसफिकल में बात आती है कि आपको बताना होगा कि जो लाइफ है ये आपके सामने क्या करती है, चैलेंजेस देती है। ठीक है, कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट अराइज करती है। ठीक है, हर दिन आपके लिए चुनौतियां हैं, हर दिन आपके सामने आपको दिखेगा कॉन्फ्लिक्ट्स कि कैसे जी अगले दिन के लिए क्या किया जाए। ठीक है, अनसर्टेनिटी है लाइफ, अनसर्टेन। ठीक है, हर पल क्या हो जाए हमें नहीं पता। ठीक है, तो कई बार सब चीज, कुछ चीजें हम हिंदू मतलब आप इंडियन कल्चर में देखें तो कई बार आपको सुनाई पड़ता है, लोग बोलते भी हैं कि कई बार आपको हर कुछ चीजों को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये यही चीजें हैं बेसिकली जो हम डेली लाइफ में देखते हैं सुनते हैं, उन्हीं चीजों को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जॉट डाउन करना होगा। अब ये सारी चीजें तो लाइफ आपके सामने पेश करती है कि चैलेंजेस हैं, अनसर्टेनिटी है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। ठीक है, लेकिन आपका इंस्टिंक्ट क्या होता है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट यानी कि ह्यूमन क्या चाहता है, तो ह्यूमन हमेशा ये चाहता है कि तुरंत या इमीडिएट एक्शन ले। ठीक है, इमीडिएट एक्शन से बचिए। बेसिकली ये क्यों होता है, क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे आप अपने लिए ही देखिए, हम लोग जितने भी फैकल्टीज हैं वो आप लोग को बताते रहते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखें तो क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ें समझें, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखना चालू करें। उसके पहले एक प्रीफॉर्मा अपने दिमाग में बनाएं। पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हम उसको पूरा ढंग से समझते नहीं है, बट क्योंकि हमें टाइम पीरियड दिखता है कि हाँ भाई हमें 3 घंटे में वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है, तो हम बिना सोचे समझे लिखना चालू कर देते हैं। कुछ लाइंस तो लिख लेते हैं पर उनको इंटर रिलेट या को रिलेट नहीं कर पाते, तो यही हमारे साथ होता है। ठीक है, तो हमें इमीडिएट एक्शन नहीं लेना चाहिए, आपको अच्छा फ्रूटफुलनेस चाहिए लाइफ से, इन चैलेंजेस से पार पाना है, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रुकना होगा, कामनेस दिखानी होगी। ठीक है, काम रहने की बात हो रही है, शांत रहने की जरूरत। ठीक है, थाला फॉर अ रीजन हमने सुना है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि कामनेस है, उनके डिसीजंस ज्यादातर आपको सही क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो शांति से सोचते हैं। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही करना होगा कि शांत रह के सोचिए, शांत रह के सोचिएगा तो रिजल्ट आपको बेनिफिशियल मिलेगा। तो फिलोसफिकल तो ये हो गया कि भाई लाइफ चैलेंजेस देती है, लेकिन ह्यूमन इंस्टिंक्ट कहता है इमीडिएट एक्शन लो। फिर बारी आती है हिस्टोरिकली, अगर आपको बताना हो
हिस्टोरिकली जब आप बताएंगे तो क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकली में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, जैसे गांधी जी का सत्याग्रह, ठीक है, अनशन जिसे हम कहते हैं। सत्याग्रह में बेसिकली क्या करते थे? अनशन। अनशन क्या होता है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि हमें जब तक हम जो चीज चाहते हैं वो नहीं मिलता है तब तक हम उस चीज पर डटे रहेंगे। तो सत्याग्रह वाज नथिंग बट आग्रह, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रुथ। इसे आप चाहें तो वहां भी लिख सकते थे, ट्रुथ नोज नो कलर वाले में भी, बट यहाँ भी आप लिखा जा सकता है, इसको हिस्टोरिकली लिखा जा सकता है। गांधी जी का आइडिया था सत्याग्रह। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे आपको प्लीडिंग दिखेगा हिस्टोरिकली, ठीक है, प्लीड, प्रे। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको क्या दिखाता है? हिस्टोरिकली आप बता सकते हैं कि भाई कांग्रेस या आईएनसी जो थी उस समय की, इनका जो आइडिया था पहले, ये भी एक लॉन्ग टर्म आइडिया था। तुरंत हम नहीं चाहते, हम बोलते थे कि हमें पहले डोमिनियन दे दो, ठीक है, फिर हम आगे अपने आप के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन। आज के समय से अगर आप इसे जोड़ें प्रेजेंट डे सिनारियो से इंडियन पॉलिटी को, तो आपको दिखेगा कि भाई इंडियन पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्या कर रहा है, एक टाइम टू टाइम इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको दिखाई देगा कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस को समझ के आपको चलना होगा, ठीक है। हिस्टोरिकली ये लिख सकते थे। फिर बारी आती है आपको कि हम इसके बाद सोसाइटल क्या बता सकते हैं, मतलब सोसाइटी कम्युनिटी के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि भाई डेली बेसिस पे या ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। ये सारे पॉलिटी में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजों पे आपको दिखेगा, ठीक है। एथनिसिटी, पीटीसी, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको क्या दिखाई देगा? कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, डे टू डे लाइफ में। तो ये क्या होता है कि हम इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। आपको दिखेगा कई बार कि भाई बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं, राइट्स जो हो रहे हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि किसी एक सिनेरियो पे इमीडिएट रिएक्शन कर जाते हैं लोग, ठीक है। छोटी सी बात को भी बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें रिएक्शन बहुत तेजी से आता है। अगर उसी चीज को हम शांति से सोचें तो वो रिएक्शन नहीं आएगा, और वो रिएक्शन नहीं आएगा तो ये राइट्स वगैरह जैसी सिचुएशन एराइज नहीं हो, ठीक है। सोसाइटी में आप ऐसे लिख सकते थे। इसके बाद बारी आती है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा। बेसिकली रिस्ट्रेनिंग की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आपको अगला कि आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते थे इंडियन राइट्स का। इसके अलावा मंडेला का भी लिख सकते थे। ये मंडेला जो है आफ्टर यानी पोस्ट अपार्थाइड यानी रंग भेद जब समाप्त हुआ, उसके नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया, ठीक है। प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया उन्होंने, या जिन्होंने भी हमारे साथ बुरा किया उन सबको जेल में बंद करो या उनको पनिशमेंट दो, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये क्या था? ये रिएक्शन बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा सोच विचार किया हुआ रिएक्शन था। इसीलिए आज आपको साउथ अफ्रीका अच्छे कंडीशन में दिखता है। अदरवाइज अगर सिचुएशन ऐसी होती जहां पे प्यूनिटिव एक्शन तुरंत ले लिया गया होता तो आज भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिखते रहते हैं, रेस में, कलर में, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक में। तो यहां से मंडेला की आइडिया को भी आप लिख सकते थे, पोस्ट अपार्थाइड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बस ये नहीं है, इसके अलावा भी आप लिख सकते थे। अगली बारी आती है कि भाई हमने सोसाइटल देख लिया, अब देखते हैं गवर्नेंस के फॉर्म में। भाई गवर्नेंस के फॉर्म में अगर हमें बताना हो कि जो बेसिकली हम इस रिस्ट्रेन की बात जो कर रहे हैं, क्यों ये जरूरी है, क्यों ये अच्छा है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाई देगा नॉन अलाइनमेंट मोशन मूवमेंट, जो कि इंडिया का इनिशिएटिव था इन द कोल्ड वॉर एरा।
ठीक है, जब कोल्ड वॉर हो रहा था तो जब नाटो था और रशियन फेडरेशन के साथ में टीम थी, तो ये दो अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ गया था। इंडिया ने क्या किया, एक नया ही इनिशिएटिव लॉन्च किया, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हुए कि हम किसी भी टीम के साथ नहीं जाएंगे, हम रिस्ट्रेन करेंगे। आज भी आपको सुनाई देता हो, दिखाई देता हो कि इंडिया कई बार रशिया के लिए जब भी वोटिंग्स होती है तो वहां से रिस्ट्रेन कर जाता है। तो रिस्ट्रेनमेंट इज समटाइम्स बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इंडिया जो है आज के समय में इंटरनेशनल रिलेशन में इतना अच्छा क्यों दिख रहा है, इसी कारणों से। ठीक है, आप इसको भी आंसर में ला सकते थे। अब बारी आती है, ये तो हमने बहुत सारे डायमेंशन देख लिया, आप और डायमेंशन लिख सकते थे, जैसे एनवायरमेंटल, या बोल सकते, हाँ, एनवायरमेंटल में जाएंगे। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो रिस्ट्रेनमेंट की बात कर रहा हूं ना मैं, इसमें दोनों पक्ष आएगा। अभी मैं थोड़ी देर में काउंटर पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा। तो रिस्ट्रेन की बात जब हम करते हैं, तो रिस्ट्रेन वाले के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19 का, रिसेंट एग्जांपल। कोविड-19 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने कहा आप सबको रिस्ट्रेन करना होगा, आप सबको क्या होना होगा, क्वारंटीन। ठीक है, क्वारंटीन इज नथिंग बट डूइंग नथिंग, है ना। आपको क्या करना था, घर में बंद कर दिया गया था, या आप लोगों को, जिनको था या जिनको नहीं था, सबको कुछ समय के लिए मतलब घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन था ये रिस्ट्रेनमेंट था। क्यों? क्योंकि उस समय चेन रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन से बचे तो पॉजिटिव आउटपुट हमको दिखा। तो ये था एनवायरमेंटल। अब जानते हैं काउंटर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अगर काउंटर पर्सपेक्टिव की बात करें, काउंटर पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो ये आता है कि भाई माना कि बहुत सारी सिचुएशंस में रिस्ट्रेन करना या फोरफिट करना इज बेनिफिशियल। सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोरफिटिंग या रिस्ट्रेनिंग का। आप चाहे तो इसको हिस्टोरिकली बोल सकते हैं या मिथिकली भी बता सकते हैं, तो महाभारत से जोड़ सकते हैं। अगर दोनों कौरव और पांडव ये भी नहीं खेलते चौसर, तो वो युद्ध ही नहीं होता, रिस्ट्रेन कर जाते। ठीक है, फोरफिट कर जाते, तो आज वो हमें महाभारत का युद्ध देखने को नहीं मिलता। ये भी लिख सकते थे आप। अब काउंटर पर्सपेक्टिव में देखते हैं हम कि हर समय ये सिचुएशन सही नहीं होती। ठीक है, हर समय फोरफिट करना या रुक जाना सही नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, इन सिचुएशंस में अगर आप रुक जाएंगे या हम सब रुक जाएंगे तो ये वर्स्ट सिनेरियो होगा। ठीक है, वर्स्ट हो जाएगा किसके लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे सराउंडिंग के लिए, हमारे प्यारे अर्थ के लिए। इससे क्या हो जाएगा, लिविंग डिटेरिएट होगा। ठीक है, खराब होगा। इससे बचने के लिए आपको ये चीजें आप लिख सकते थे काउंटर पर्सपेक्टिव में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ, और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को आप इसमें जोड़ सकते थे। ठीक है, तो ये था मेरा लिखने का एक तरीका जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं इन डायमेंशंस को कवर करता अगर मैं लिखता इस बार। ठीक है, तो आप भी चाहें तो इस तरह के डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन को आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन से हम उनको सिर्फ समझते हैं और डिसाइफर करते हैं। बाकी आप चाहें तो उनको आंसर लिख के मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं सारे कॉपीज को चेक कर लूंगा और बता दूंगा कहाँ पे चेंजेस किया जाता है, कितना आप ऑन पॉइंट थे इन सब चीजों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, सारे डायमेंशंस जो हम कवर कर सकते थे। ठीक है, अगली बारी आती है क्वेश्चन की कि द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। बेसिकली इसमें आपको चीजें जाननी होगी कि ईयर के बारे में पूछ रहा है एंड डेज के बारे में पूछ रहा है। इसका क्या मतलब, देखिए ईयर की बात करें, कोर आइडिया ये कहता है कि जो ईयर है वो बेसिकली टाइम है। ठीक है, हम टाइम की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें
तो बेसिकली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव को हमें समझना होगा, ठीक है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिलेगा, विजडम मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको शॉर्ट टर्म नॉलेज नहीं दे सकता। आप कुछ चीज तुरंत पढ़ रहे हैं, उससे कोई विजडम नहीं आएगी, उससे आपको उसके बारे में क्यूरियोसिटी खत्म होगी, या आप बोल सकते हैं नॉलेज मिल जाएगी, विजडम नहीं मिलेगी। विजडम कम्स विद टाइम, ठीक है, डेप्थ मिलेगी आपको उस चीजों के बारे में। जैसे आप यूपीएससी की एग्जाम देते हैं, तो यूपीएससी के एग्जाम से पहले आप साल सवा साल जो पूरा तैयारी कर रहे हैं, वो बेसिकली इन डेप्थ उसको एनालाइज कर रहे, समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल पेपर है और आज आप पढ़े और आपका यूपीएससी का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव देता है आपको, मतलब एक वाइडर पर्सपेक्टिव देता है। टाइम के साथ आप समझ पाते हैं कि कितनी सारी चीजें हमारे आसपास चल रही है। लेकिन जब हम इसको बात करते हैं इसके लिए क्या बोलते हैं, डेज के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म इवेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली सिग्निफिकेंट जरूर होते हैं, बट वो रियल टाइम में आपको लॉन्ग टर्म नॉलेज नहीं देते, विजडम नहीं देते। ये सारी चीजें आपको टाइम के साथ मिलेंगी। तो बोल सकते हैं कि विद टाइम कम्स विजडम, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते थे, लिख सकते थे। तो जैसे बेसिकली आप कोई भी जार्गन का यूज कर सकते थे, कोई भी चीजें, कहानी का, स्टोरी का लिख सकते थे, रियल टाइम स्टोरी हो, आपसे जुड़ी हुई स्टोरी हो। सपोज कोई स्टोरी ये है कि भाई मैंने देखा है कि मेरे जो सीनियर या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, टाइम के साथ उनके अंदर विजडम आई है, ठीक है, हमारे अंदर वो नॉलेज है, हमारे अंदर वो टेक सेवीनेस है, बट जो एक्चुअल रियल लाइफ नॉलेज है, रियल लाइफ विजडम, वो हमें हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। इसके थ्रू आप बता सकते थे, टीचर्स के थ्रू बता सकते थे कि टीचर्स जो टीच करते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म तक उन चीजों को पढ़े होते हैं, समझे होते हैं, इसलिए वो उसको आपके साथ साझा कर पाते हैं, ठीक है। 1-to-1 शॉर्ट टर्म, हालांकि ये नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म ही हमेशा सही होता है, जरूरत शॉर्ट टर्म की भी है, ठीक है। अगर आप देखें तो आपने कई बार न्यूज देखा होगा कि लॉन्ग टर्म में चीजें अच्छी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, लॉन्ग टर्म की जब हम बात करें, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि जो वॉर होता है, ठीक है, ये वॉर जो है, जो लॉन्ग टर्म वॉर चलता है, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, उससे हम सीखते भी हैं, ठीक है, लर्निंग्स मिलती है हमें। डिवोस्टेशन तो होता ही है, बट इससे लॉन्ग टर्म लर्निंग में मिलती है, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, फ्रूटफुलनेस के लिए, अगर आपको फल चाहिए यानी फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, नेचुरल फ्रूट्स की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको क्या लगाना होगा, सबसे पहले ट्री के बड़े होने का इंतजार करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, तो गेट मैंगो आपको सबसे पहले आम के पौधे लगाने होंगे या बीज लगाना होगा। जब ये बढ़ेगा धीरे धीरे समय के साथ लंबा होगा, पेड़ बढ़ेगा, उसके बाद आपको फ्रूट मिलेगा यानी मैंगो मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये लॉन्ग टर्म में मिलती है, छोटे समय में आपको तुरंत इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, शॉर्ट टर्म भी जरूरी है, ये आपको ये भी लिखना होगा कि शॉर्ट टर्म हमेशा खराब नहीं होता, ठीक है। हालांकि लॉन्ग टर्म आपको बहुत सारी चीजें देता है, पर शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल होता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी को चोट लगा, ठीक है, तो चोट लगेगा तो आप लॉन्ग टर्म तक वेट नहीं कर सकते, तुरंत उस पर आपको मेडिकेशन करना होगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव है, सिचुएशंस के साथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म यानी कि ईयर और टाइम विल हेल्प यू सील द डील। ये था हमारा ऐसे नंबर 2, जिसमें हमने समझा कि ईयर के साथ आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो कि दिन आपको नहीं सिखा पाते। बेसिकली आपको विजडम से जुड़ी हुई चीजों को बताना था।
फिर थर्ड जो हमारा ऐसे है वो है, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। ये हमने हमेशा सुना है, हर किसी से सुना है। तो डेस्टिनेशन के तौर पे मत देखिए, यानी कि अंत के तौर पे मत देखिए। अगर किसी ने मूवी देखी होगी महर्षि, साउथ की एक मूवी है महर्षि, उसमें जो एक्टर है, जो उनको जब प्रोटैगनिस्ट को जब बुलाया जाता है स्टेज पे, वो इस पे बताते हैं कि जब भी हम चीजों को एक एंड के साथ जोड़ते हैं, यानी कि डेस्टिनेशन के साथ जोड़ते हैं, तो इट विल स्टॉप यू, इट विल एंड यू। ठीक है, ये बेसिकली आप पे पॉज लगा देगा। ठीक है, डेस्टिनेशन जो है ना आपको पॉज लगा देता है, बट जर्नी आपको कई बार कई चीजों तक पहुंचा देती है, जो चीज आप सोच भी नहीं सकते कि आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आप यूपीएससी को ही देख लीजिए, यूपीएससी के बारे में हर किसी ने कहा, क्या कहा कि यूपीएससी इज अ जर्नी। द एस्पिरेंट्स जो कि इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो एक जर्नी जी रहे हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन हालांकि उनका है एग्जाम क्रैक करना, बट इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ये पूरी जर्नी यानी डेली बेसिस पे आपको उसके लिए प्रैक्टिस नेसेसरी है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो आपको समझ में, तो बेसिकली ये कहना क्या है ना, काफी सिंपल सा ऐसे है कि लाइफ को जर्नी की तरह देखिए, डेस्टिनेशन की तरह नहीं। यानी अगर आप और आइडिया समझेंगे तो लाइफ कब रिच होगा, लाइफ कब ज्यादा फ्रूटफुल होगा, जब आप जर्नी एंजॉय करेंगे और जर्नी को जीते रहेंगे, क्योंकि हर दिन आपके लिए लर्निंग मिलेगी। ठीक है, एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। ठीक है, एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग, तो आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि ये जर्नी है इसलिए आप सीख पा रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि जर्नी के साथ आप ग्रोथ करेंगे, लर्न करेंगे, सर्विस करेंगे, रेदर देन सिंगल एंड पॉइंट, एक स्टॉप, एक पॉज से बचते हुए आप हर दिन अपने आप में बेहतर पाएंगे अपने आप को। ठीक है, तो जो गोल्स होते हैं इट शुड नॉट स्टॉप यू, ये गोल्स हमेशा चेंज होते हैं, तो बेसिकली वो भी तो एक जर्नी है ना। तो ये क्या हो रहा है कि आपका शॉर्ट टर्म में आपने एक गोल डिसाइड किया, बट इट इज नॉट एक्चुअल डेस्टिनेशन, इट इज अ गोल विच यू अचीव एंड देन यू कॉन्कर फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, इसके लिए आप चाहें तो बहुत सारी चीजें लिख सकते थे कि जर्नी जो है वो ज्यादा, जैसे बुद्ध के बारे में आप लिख सकते हैं कि बुद्ध भगवान ने जब सब सारी चीजें छोड़ी, ठीक है, और जब उन्हें वो नॉलेज मिला, जब वो बुद्धा बने, ठीक है, तो वो बुद्धा जो एंटाइटलमेंट मिला, जो उनका एनलाइटमेंट हुआ, बेसिकली बुद्ध को अटेंड किए, तो वो एक जर्नी के थ्रू किए, बहुत लंबे समय तक उन्होंने क्या की, तपस्या की थी। तो बेसिकली अगर आप सेज से पूछेंगे, किसी भी संतों से पूछेंगे, तो संतों के लिए कहावत क्या है, वैदिक लिटरेचर में भी लिखा हुआ है कि आपको हर दिन एक नई ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यही चीजें आपको इसमें मेंशन करनी होगी। ठीक है, इसको भी आपको फिलोसफिकली बताना होगा, इसको भी आपको प्रेजेंट डे से भी जोड़ना होगा, कि हमारी इंडिया की जर्नी से भी आप जोड़ सकते हैं कि जब हम आजाद हो रहे थे तो बहुत से लोगों ने कहा था कि इंडिया विल नॉट सर्वाइव, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, बट एज वन ऑफ द लीडिंग डेमोक्रेसी हम आज भी स्थिर हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हर दिन नया चीज खोजने की कोशिश किया। सिमिलरली आप देखेंगे इसरो, ठीक है, इसरो हर दिन कुछ नया खोजता है, वो एक नया जर्नी पे है कि हम हर दिन कुछ नया पाएंगे, तभी सबसे कम रेट में हम मार्स तक जा पाए, ठीक है, मून तक लैंडिंग कर पाए, साउथ पोल में। तो ये सारी चीजें हमने कैसे अचीव की, विथ टाइम, विथ नॉलेज, जो कि हमें जर्नी के साथ मिला, और आज भी हमारी जर्नी चालू है। ये नहीं बोल सकते कि हमने गोल अचीव कर लिया, इसरो ने गोल अचीव नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक चीज को पाया है, लेकिन वो एक दूसरे चीज के लिए पाथ ओपन करता है। तो जर्नी क्या करेगा, आपके लिए एक न्यू पाथ अनफोल्ड करेगा, और जो बेटर वे है ऑफ डायमेंशन वो आपको समझ में आएगा। तो ये था हमारा थर्ड जो ऐसे था। अब जानते हैं लास्ट ऐसे। लास्ट ऐसे जो कहता है कि कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ,
लग्जरी इज आर्टिफिशियल पोवर्टी। बेसिकली कोर आइडिया क्या कह रहा है, तो आपको समझना होगा कि कंटेनमेंट यानी कि संतुष्टि जो है वो नेचुरल वेल्थ है। तो नेचुरल क्या होता है और वेल्थ क्या होता है? तो नेचुरल वो होता है जो आपको मिल जाता है, ठीक है, साथ शुरू से ही, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग, इनिशिएशन से, इनिशियल से मिलता है। और वेल्थ क्या होता है? बेसिकली वेल्थ की डेफिनेशन ये होती है कि जो आपको सेटिस्फाई करे, ठीक है, एनीथिंग विच सेटिस्फाई यू इज योर वेल्थ। नॉलेज सेटिस्फाई करता है, वेल्थ है, ठीक है, मनी सेटिस्फाई करती है, वेल्थ है। बट आर्टिफिशियल पॉवर्टी किसको बोलते हैं? लग्जरी को। क्यों? क्योंकि यहां जब हम बात करते हैं कंटेनमेंट की, तो ये सेल्फ रियलाइज होता है, ठीक है, सेल्फ रियलाइज होता है, खुद से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं। कोई और ये डिसाइड नहीं करता कि आप संतुष्ट हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं। बट जब भी आप ये बात करेंगे लग्जरी की, तो लग्जरी जो है ना, इट इज डिसाइडेड बाय द अदर्स। तो लग्जरी जो है वो अदर्स के द्वारा होता है। हेंस ये हमेशा आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। मतलब सिंपल सा कि अगर आपने देखा अपने लिए कुछ चीज, ठीक है, तो आप दूसरे को देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ इससे मेरा काम। ये डिसाइड कैसे हो? ये आपने डिसाइड नहीं किया, ये उसके हिसाब से डिसाइड हो। यानी एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का। हो सकता है आपके पास 20,000 का मोबाइल, दूसरे वाले के पास 30,000, किसी का 40-50। तो अब इसमें से लग्जरियस कौन सा है, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये किसी ना किसी ने डिसाइड किया, ठीक है, तो किसी और ने डिसाइड किया आपके लिए कि हाँ भाई आपके लिए लग्जरी क्या होगा, जो सबसे ऊंची चीजों पे है, ठीक। तो जो ऊंचाई है वो दूसरे रियलाइज करवाते हैं, आप खुद रियलाइज नहीं करते। इसीलिए इसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल पॉवर्टी, बिकॉज इट विल कंटिन्यू, इट विल नॉट स्टॉप। हो सकता है कि आप 1 लाख का फोन ले ले, तो अगले दिन आपको दिखेगा कि 1,20,000 का फोन मार्केट में लॉन्च हो गया, तो आपका फिर लग्जरी आपका कम हो जाएगा। तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार अब मुझे तो 1,20,000 का फोन चाहिए। ये जो चीजें है ना, ये आपको पर डे क्या करिए, पुअर बना रही है। तो आर्टिफिशियल क्या है? विच इज ऑलवेज इवॉल्विंग, विच इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हमेशा चेंज होता है। और पोवर्टी तो आप समझते ही हैं क्या होता है। पोवर्टी मीन्स जिस चीज को आप नहीं पा सकते। कुछ चीजें होंगी जिनको आप नहीं पा सकते, नॉट अटेनेबल, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को नहीं पा पाना ही गरीबी है। फिर आर्टिफिशियल पोवर्टी की बात हम करें, तो आपको इन चीजों को समझाना होगा पहले, उसके बाद आपको इनको बताना होगा चीजों के थ्रू। जैसे एनवायरनमेंट का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ग्रीड जो है ना, बेसिकली इट विल नॉट लास्ट, ठीक है, इट विल नॉट एंड। क्या करेगा? ग्रीड के कारण, ह्यूमन ग्रीड जो है ना, वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर चाहिए, अच्छा चाहिए। एसी, पहले एसी नहीं होता था, अब एसी होता है। एसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमें फ्रिज चाहिए, हमें अलग अलग तरह की लग्जरियस आइटम चाहिए। तो बेसिकली हम इसमें इस आर्टिफिशियल लग्जरी पॉवर्टी से के कारण क्या, लग्जरियस आइटम्स के कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्थिर हो रहे हैं, ठीक है, स्टॉप हो रहे हैं, रुक रहे हैं एक ही जगह पे। इसके कारण आपको हेल्थ इश्यू भी दिखाई देगा, वो भी आप मेंशन कर सकते थे, जैसे ओबेसिटी, ठीक है, मल्टीपल जो आपकी बीमारियां होती है वो सब भी लिख सकते हैं। ओबेसिटी उसमें से एक है, ठीक। पहले क्या होता था कि लोग खुद घर का खाना बनाते थे, ताजा उगाते थे, पर आज ये चीजें नहीं हो पा रही, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम लेस है, टाइम इज लेस, हमें हर चीज जल्दी करना होता है, ठीक है। तो लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी में आपको यही समझाना होगा कि बेसिकली हम किसी और के हिसाब से किसी एक चीज को जज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने डिसाइड नहीं किया कि क्या अमीरी है, ठीक है। आप हमेशा अमीरी का पैमाना बदलते रहते हैं, पर सेटिस्फैक्शन आप खुद डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ। कोई 2 रोटी में भी सेटिस्फाई हो जाता है, कोई 4 रोटी खा के भी नहीं हो पाता, ठीक है। कोई साइकिल चला के भी सेटिस्फाई है, कोई BMW चला के भी नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज होता है।
ये था हमारा बेसिक मीनिंग ऑफ या कोर आइडिया ऑफ द एसे। तो आपको ये चीजें लिखनी होंगी, ठीक है। इस तरह से हमने चारों ऐसे को देख लिया। एक ऐसे को मैंने पूरा डिसाइफर भी किया आपके लिए कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो क्या लिखता। तो आप इस हिसाब से इसे अलग अलग डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। इनके जो जितने भी 8 ऐसे हैं, इन 8 एसेस को मैं कुछ समय में अपने वेबसाइट में यानी aimcivilservices.in पे आपको ये ऐसे का मॉडल ऐसे हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो हमने देख लिया था, जब आप ऐसे लिखते हैं तो जो आने वाले समय में एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने दे दिया वो तो इससे मैच कर सकते हैं कि क्या क्या डायमेंशन उन्होंने कवर किए, क्या लॉजिक लगाया। अगर वो लॉजिक सही है तो आप डिसाइफर करके ऐसे लिख सकते हैं। पर ऐसे राइटिंग में क्या चीजें अच्छी होती है, क्या जरूरी होती है, सबसे पहले तो आपको थीम समझना जरूरी है। तो आप आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आता है तो उस क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन करिए पॉइंट्स, कि इन पॉइंट्स को आपको समझाना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करेंगे थीम को, रश मत करिए, ठीक है, वही मडी वाटर वाला रश मत करिए, पॉज लीजिए और रिफ्लेक्ट करिए कोट्स के माध्यम से, ठीक है। हमेशा हर जगह कोटेशन जरूरी नहीं है, ये नहीं बोल रहा कि हर जगह आप कोटेशन ही लिखें, कोटेशन को रिलेट करिए, ठीक है। को रिलेशन इज नेसेसिटी, इसका मतलब है पेशेंस चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस चाहिए, टाइम चाहिए, नेचुरल रेजोल्यूशन चाहिए। आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, ठीक है, हर डायमेंशन को ब्रेन स्टॉर्म करिए, मैंने पिछले बार भी बताया था। वही चीजें नॉर्मली फिलोसफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरमेंटल और भी दूसरी चीजें, मिलिट्री बेस्ड, ठीक है, जो जो चीजें आप सोच सकते हैं, जो जो चीजें उसमें लिखी जा सकती हैं, उन सब डायमेंशंस को आप सोचिए पहले, फिर स्ट्रक्चर करिए अपने ऐसे को कि क्या चीजों को किससे को रिलेट करना है। समय रहता है, आप पहले सोचिए समझिए, उसके बाद लिखना चालू करिए, फिर एग्जाम्पल्स दीजिए या केस स्टडी दीजिए अगर आपको पता है तो। ये सारी चीजें सबने बताई होंगी आपको, आप इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नॉलेज और फ्लो चाहिए, तो इसके लिए डेली न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़िए, कैसे वो रिलेट करते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से ये समझिए, दूसरे एसेस पढ़िए, पुराने एसेस प्रीवियस ईयर ऐसे को पढ़िए, तो उससे आपको लैंग्वेज और फ्लो मिलेगा। बैलेंस रखिए हमेशा, प्रैक्टिकल लाइफ से जो भी ऐसे आता है उसको फिलोसफिकल, तो आप अगर ऐसे दिया भी तो भी उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ प्रोज नहीं लिखना, आपको कौन से भी लिखने अगर उसमें है, ठीक है। फिर वर्ड मैनेज करिए कि 1000-1200 शब्द जब दिए हुआ तो इन्हीं बीच में लिखिए, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़िए, बहुत कम भी मत लिखिए। फाइनल टच में आप कंक्लूड करिए, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दीजिए, ठीक है। कंक्लूड ऐसे करिए कि इसमें आपको वे फॉरवर्ड दिखाई दे, ठीक है। ओपन एंडेड भी ना हो बट क्लोज भी ना हो, ठीक है। इट शुड गिव यू अ हिंट कि हाँ जैसे पार्ट 2 आने वाले, पार्ट 1 का कहानी आपको समझ में आया लेकिन पार्ट 2 इज कमिंग, ठीक है। तो कमिंग सून जैसा कॉन्सेप्ट समझिए, बैलेंस करते हैं। एंड करिए कुछ अच्छे थॉट से, ठीक है, कुछ अच्छी लाइनों से, तो उन लाइंस को आप पढ़िए, इनके थ्रू आप ऐसे अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा ऐसे का जो एनालिसिस था वो यही मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में हम जीएस पेपर 1 को समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और क्या क्या चीजें हम उसमें लिख सकते थे, चाहे वो 150 वर्ड्स में लिखना हो यानी 10 मार्कर्स हो, या 250 वर्ड्स में लिखना हो यानी 50 मार्कर्स, ठीक है। कौन कौन से डायमेंशन को हम कवर कर सकते थे उनको समझिए। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहाँ एंड करता हूँ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।